महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। संकट सरकार पर तो है ही, शिवसेना के अस्तित्व पर भी है। इस बगावत से इस बात का भी कयास लग रहे हैं कि क्या शिवसेना अब ठाकरे परिवार के साए से बाहर निकल जाएगी। जिस शिवसेना को उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने बनाया, जिस शिवसेना में पहले बाला साहेब ठाकरे फिर उद्धव ठाकरे ही प्रधान रहे, क्या अब कोई और ठाकरे इसका प्रमुख बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। किसी पार्टी में इस तरीके की बगावत पहली बार नहीं हो रही है। पहले भी कई पार्टियों पर कब्जे को लेकर बगावत हो चुकी है। यहां तक कि एक राज्य में तो पार्टी बनाने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया था। मुख्यमंत्री पद के साथ ही जो पार्टी उन्होंने बनाई वो भी उनके हाथ से चली गई। आइए जानते हैं बगावत की ऐसी ही 5 कहानियां। पहली कहानी इंदिरा गांधी की सिंडिकेट से बगावत की है। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हार गए थे। कांग्रेस साधारण बहुमत से सत्ता में आ गई थी। सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी अपने लोगों को संगठन में शामिल करना चाहती थी, लेकिन पार्टी के पुराने दिग्गज उनकी कोशिश को सफल नहीं होने देना चाहते थे। इनमें पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, पूर्व अध्यक्ष के कामराज, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, नीलम संजीवन रेड्डी जैसे कांग्रेसी शामिल थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई थी। इंदिरा की बगावत की वजह से राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के अधिकारी उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ गया था। संघर्ष बढ़ा तो पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। महज 2 साल में ही इंदिरा सरकार अल्पमत में आ गई। इंदिरा ने वाम दलों के समर्थन से अल्पमत सरकार चलाई। 1971 में चुनाव में पुराने बुजुर्ग नेताओं के कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर चुनाव में आमने सामने थी। कांग्रेस ओ में ज्यादातर वही लोग थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किसी जमाने में करीबी हुआ करते थे और इंदिरा गांधी जिनके लिए बेटी जैसी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय का दूध पीता बछड़ा था। ये पहली बार था जब कांग्रेस गाय के बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा गांधी के कांग्रेस को न सिर्फ जीत मिली बल्कि पार्टी पर पूरी तरीके से उनका कब्जा हो गया। दूसरी कहानी है AIADMK की, जब विधानसभा में हुआ था लाठीचार्ज। बात 1987 की है, जब उस वक्त तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता में थी। MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। 24 दिसंबर 1987 को रामचंद्रन का निधन हो गया। उनके निधन के साथ AIADMK के 2 गुट में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। एक गुट की अगुवाई MG रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन कर रही थी, वहीं दूसरे गुट की अगुवाई पार्टी के सचिव जयललिता कर रही थी। पार्टी के धड़े ने जानकी को पार्टी महासचिव चुन लिया तो जयललिता धड़े ने कार्यकारी मुख्यमंत्री नेदुन चेहिन को पार्टी का महासचिव चुन लिया। दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पुलिस केस तक हुए। दोनों धड़ों ने राज्यपाल के सामने अपने अपने दावे पेश किए। राज्यपाल ने जानकी रामचंद्रन को सरकार बनाने का न्योता दिया। जयललिता ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयललिता समर्थक 30 विधायक इंदौर के होटल में शिफ्ट कर दिए गए। यहां से इन विधायकों को मुंबई में एक शिवसेना नेता के होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। ड्रामा इतना चला कि जयललिता ने अपनी हत्या का साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया। शिकायत लेकर वो राष्ट्रपति R वेंकटरमन और प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंच गए। 28 जनवरी 1988 को जब जानकी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था, उस दिन विधानसभा में जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने सदन के अंदर लाठीचार्ज तक कर दिया। नतीजा ये रहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 3 हफ्ते पुरानी जानकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नए सिरे से चुनाव हुए तो जयललिता गुट को 27 सीटें मिली। राज्य में DMK की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनी। फरवरी 1989 में दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी के नेता बन बैठी। पार्टी का चुनाव निशान भी उनके पास आया। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य की 40 में से 39 सीटों पर जीत मिल गई। जयललिता के निधन के बाद भी इसी तरीके से संघर्ष पार्टी में चलता रहा। तीसरी कहानी आती है तेदेपा, अपने ही परिवार की बगावत में हारा सुपरस्टार। 1982 में तेलुगु सुपरस्टार NT रामाराव ने तेलुगु
देशम पार्टी यानी टीडीपी गठन किया। पार्टी में कलह और गुटबाजी की शुरुआत 1993 में हुई, जब एनटीआर ने लक्ष्मी पार्वती से शादी कर ली। कहा जाता है कि एनटीआर पार्वती को टीडीपी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार कर रहे थे। एनटीआर के इस फैसले का पार्टी में विरोध शुरू हो गया। 1994 में हुए चुनाव के बाद टीडीपी ने लेफ्ट के साथ गठबंधन सरकार बना ली। उस वक्त तक गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 1995 में एनटीआर को अपने दामाद और पार्टी के कद्दावर नेता एन चंद्रबाबू नायडू का विद्रोह झेलना पड़ गया। टीडीपी के ज्यादातर सदस्य नायडू के साथ थे, इनमें एनटीआर के बेटे भी शामिल थे। सितंबर आते आते एनटीआर के हाथ से सत्ता और पार्टी दोनों ही निकल चुकी थी। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू पार्टी के नेता बन गए। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। वहीं एनटीआर के धड़े को टीडीपी यानी एनटीआर के नाम से जाना गया। 1996 में एनटीआर का निधन हो गया। एनटीआर की पत्नी पार्वती टीडीपी यानी एनटीआर की नेता बन गई। धीरे धीरे इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त ही हो गया। पार्वती कांग्रेस में शामिल हो गई। इस वक्त पार्वती वाईएसआर कांग्रेस की नेता हैं। दूसरी ओर टीडीपी को 1999 के विधानसभा चुनाव में फिर से जीत मिल गई थी। चंद्रबाबू नायडू लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब चौथी कहानी समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश की बगावत और पार्टी पर कब्जे की कहानी है। बात 2016 की हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चंद महीने बचे थे। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार में मंत्री और चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विवाद बढ़ता गया। गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटा दिया गया। प्रजापति को हटाने का अखिलेश का फैसला मुलायम सिंह यादव और शिवपाल को नागवारा गुजरा। मुलायम ने प्रजापति को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश ने ऐसा करने से मना कर दिया। अखिलेश के फैसले के बाद मुलायम ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इससे सत्ता और संगठन के बीच विवाद और बढ़ गया और अखिलेश ने शिवपाल को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जवाब में अखिलेश की कई करीबियों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। इस कार्रवाई में भड़के अखिलेश ने इससे पूरी तरीके से कलह के पीछे अमर सिंह का हाथ बता दिया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव और अपने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने पार्टी का अधिवेशन बुलाया, जिसमें पार्टी के अधिकतर दिग्गज नेता आए थे। विद्रोह गुट की इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। शिवपाल की जगह नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अखिलेश के पक्ष में पार्टी के ज्यादातर जन प्रतिनिधि थे। शिवपाल खेमे में सिर्फ दर्जन भर नेता ही रह गए थे। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी पर हक का फैसला अखिलेश के पक्ष में किया। इसके बाद शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली। पांचवा किस्सा लोजपा। जब चाचा के बगावत ने भतीजे के हाथ से पार्टी छीन ली। रामविलास केंद्र के राजनीति में सक्रिय थे। रामविलास बीमार पड़े तो चिराग ने पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिया। चिराग ने चाचा पशुपति पारस के हाथ से बिहार की बागडोर छीन ली। इसी के बाद दोनों के बीच की खाई बढ़ने लग गई। अक्टूबर रामविलास के निधन के बाद वर्चस्व में जंग तेज हो गई। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले जाने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस ने इसका विरोध किया। चुनाव के नतीजे में चिराग बुरी तरीके से असफल हो गए। इसके बाद ये बगावत और ज्यादा बढ़ गई। जून 2021 आते आते पशुपति पारस ने पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को अपने साथ मिलाकर चिराग से संसदीय दल के पद और पार्टी की कमान दोनों ही छीन ली। पशुपति पारस अब केंद्र में मंत्री हैं। लोजपा का नाम पशुपति पारस गुट को मिलाकर वही चिराग अब लोजपा के नेता बन बैठे हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।